हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये चैप्टर फर्स्ट है, हिस्ट्री एनसीईआरटी है। तो इसमें चैप्टर का या टॉपिक का नेम है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये रेवोल्यूशंस काफ़ी सारे हुए थे यूरोप के अंदर, और हम यहाँ पे यूरोप ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि एशिया या बाकी देशों की बात कर रहे हैं, परंतु परंतु ठीक है, डायरेक्ट अफेक्ट तो बिल्कुल यूरोप में ही हुआ, विदाउट एनी डाउट। और यूरोप में भी स्पेसिफिक फ्रांस, आयरलैंड, पोलैंड, अलग अलग जगह, ग्रीस वगैरह में। लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट इन रेवोल्यूशंस का पूरी दुनिया में हुआ है। दैट्स वाई हम इसे पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, स्टार्ट करते हैं एक बार इसमें डिस्कशन, एंड साथ साथ हम आगे चलते रहेंगे। तो इसमें अगर हम एक बार कन्वर्सेशन देखें, तो as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italy, German states, provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. यहाँ पे ये कह रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव मतलब पुरानी तरीके की सोचने वाली जो फोर्सेस, जिसमें किंग, क्वीन, लैंडलॉर्ड्स वगैरह वगैरह होते थे, वो अपनी पावर कंसोलिडेट कर ही रहे थे 1815 के बाद। लेकिन एक बार लिबरलिज्म और नेशनलिज्म आ जाए तो दोस्तों वो वापस नहीं जाता। आपको अगर एक बार आज़ादी की आदत पड़ जाए तो वो छीनना बहुत मुश्किल है। और वही हुआ ये सब स्टेट्स में जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इटली, जर्मनी, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड। ठीक है, these revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of commercial middle classes. दोस्तों, ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, ये जो मैं अगर बोलूं कि 15, 16, 17, 18वां या 20वीं सदी में पूरी दुनिया में जो चलती हुई आई है, इवन 21वीं सदी में अफ्रीका, इंडिया में, 21 में तो चलो ज़्यादा हो गया, 21 में तो अब सब आज़ादी हो गए हैं, 20वीं सदी तक ले लो, ये सब ज्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास ने लीड करी है। एग्जाम्पल महात्मा गांधी जैसे हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला, बहुत सारे लोगों का जिनका भी एग्जाम्पल लो, ये सब पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे, एलाइट लोग थे। ठीक है, इनको आज़ादी चाहिए थी, इनको समझ में आ रहा था हमारे साथ गलत क्या हो रहा है। राइट, तो यही यूरोप में भी हुआ कि लिबरल नेशनलिस्ट लोग जो थे, उन्होंने लीड करा और बोला कि किंग क्वीन का टाइम खत्म हो गया, वो हमें रूल नहीं कर सकते, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए नेपोलियन ने जो बातें करके गए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, हमें चाहिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। ये याद रखिए दोस्तों कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना, प्रॉब्लम किसके लिए, किंग क्वींस के लिए, वो फ्रांस में स्टार्ट होती है। तो फ्रांस बड़ी ही इंटरेस्टिंग जगह है, ये याद रखिएगा आप। तो 1830 में भी वही हुआ, और याद रखिए जुलाई में हुआ, इसीलिए इसको जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं। नोट्स में लिख लो, 1830 के रेवोल्यूशन को जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। हुआ क्या कि जो बोर्बोन किंग थे, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its business head। तो लुई फिलिप की आपने शर्ट्स वगैरह पहनते होगे शायद, है ना। तो ये लुई फिलिप, वही लुई फिलिप, ठीक है, आए। तो हुआ क्या, 1815 में जो बोरबोन किंग थे ना, जिनको इंस्टॉल किया गया था, उनको तो हटा दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, और नया नए किंग यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर्ड लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है, जैसे भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक है जिसको फॉलो कर रहे हैं, रिटर्न है, साथ साथ मोनार्की भी है, मतलब किंग रहेगा। मोनार्की जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कहाँ पर है, अभी यूनाइटेड किंगडम में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आज भी है। तो लुई फिलिप बने नए किंग, पुराने जो बोरबोन डायनेस्टी के किंग थे उनको उखाड़ फेंक दिया गया। यही बात सुन के जो ऑस्ट्रिया के हेड थे, मेटरनिच, उन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी काफी बार पूछा हुआ है, बस ये स्टेटमेंट लिख के दे देता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। क्रिटिकली
एवोल्यूएट ऐसे यूपीएससी लिख के दे देता है, फिर आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ता है। तो ये मेटरनिच ने बोला था, ऑस्ट्रियन चांसलर ने, ऑस्ट्रियन हेड ने, कि फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि 1815 हो, 1830 हो, 1798 हो, या उनसे पहले वाली चीजें हो, फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो ये जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ है स्टार्ट, तब उससे आगे आगे क्या हुआ फ्रांस के बाद, कि फ्रांस में तो चलिए लुई फिलिप किंग बन गए, अपने नोट्स में लिख लेना। बाकी जगह क्या हुआ, द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड से ब्रेक हो गया बेल्जियम और आज़ाद हो गया। उसके साथ साथ और क्या हुआ, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी टाइम में आपका ग्रीस जो होगा वो इंडिपेंडेंट बनेगा, और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट करा। ग्रीक्स हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी से लेके अब तक 19वीं सदी तक ग्रीक्स जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर मतलब इसके अंदर मेनली टर्की और बाकी सारे रीजन मान लो, काफी बड़ा रीजन था, सिर्फ टर्की ही नहीं, काफी बड़ा रीजन, यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक फैला हुआ था, और ग्रीक भी इसका पार्ट था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked of a struggle for independence among Greeks which began in 1821। तो ग्रीक्स ने इंडिपेंडेंस मांगी 1821 में, इनका रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। Nationalists in Europe, sorry, nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile, and also from many West Europeans who had sympathies for eschewed Greek culture। सॉरी, थोड़ा फंबल करा मैंने, बट ये याद रखिए कि ग्रीक जो था ना, ग्रीक का हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है, स्पेशली एंशियंट टाइम में। और इनके स्कॉलर्स जो हैं, पढ़े लिखे लोग, ये पूरे यूरोप में फैले हुए थे, और इवन अमेरिका में भी थे। इन्होंने खूब सारे पैसे दिए, और इनकी खूब सिंपैथी थी विद ग्रीस, और इन्होंने सपोर्ट करा कि हाँ जी, ग्रीस को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। Poets, artists lauded Greece as the cradle of European civilization, right? कि ग्रीक सिविलाइजेशन बोला जाता है ना आज भी। और आप अगर ग्रीस वगैरह जाओ, या इवन यूनाइटेड किंगडम में भी उनके म्यूजियम में जाओ, तो आपको ग्रीक आर्ट जो है, इवन इंडिया में भी आपने पढ़ा होगा, राइट? ग्रीक आर्ट तो कितनी पॉपुलर है, कुशानास कितने ज्यादा इम्पैक्टेड थे ग्रीक से। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ग्रीस जो था ना, या ग्रीक जो था, वो एंशियंट टाइम में यूरोपियन सिविलाइजेशन का सबसे टॉप टॉप मॉडल था, ठीक है। एंड पब्लिक ओपिनियन काफी ज्यादा बना अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। मुस्लिम एम्पायर का कहने का क्या मतलब है, ऑटोमन एम्पायर जो था, इट वाज लेड बाय मुस्लिम्स, ठीक है। और बाकी जो रीजन्स में यूरोपियंस में थे, वो थे क्रिश्चियंस एंड कैथोलिक्स, ठीक है। दे रोज अगेंस्ट कि भाई ये मुस्लिम एम्पायर हमें रूल क्यों कर रहा है, ठीक है, रिलीजन भी आ गया है बीच में। तो बोला कि ग्रीस को तो भाई आजाद होना चाहिए। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन organized funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1824। तो लड़ने चले गए अपने कंट्री को छोड़ के लोग, राइट? इतना ज्यादा मोटिवेटेड थे। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल वही है कहाँ पर, टर्की में। टर्की में कहाँ पर, इस्तांबुल में, ठीक है। तो इस्तांबुल का ही पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था। फाइनली ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में, जिससे ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली। फाइनली ऑटोमन एम्पायर को अपने घुटने टेकने पड़े, ग्रीस देना पड़ा। ये बहुत बड़ी हार थी ऑटोमन एम्पायर के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था ग्रीस, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई दोस्तों 1815 की रेवोल्यूशन में। फ्रांस में जो है नए लुई फिलिप किंग बने, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई। उसके बाद बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हुआ, साथ साथ जो है ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हुआ। तो 1815 में ये हुआ, 1830 में, सॉरी, 1815 नहीं, 1830 में। अगर मैंने 1815 बोला है तो मैं फंबल कर गया हूँ। 1850 में तो क्या हुआ था, फिर से कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैटरनिच ने जो लीड करी थी, और जो पहले स्टेटस को था वो एस्टेब्लिश कर दिया था नेपोलियन के जाने के बाद। 1830 में क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा, जुलाई रेवोल्यूशन, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीस में इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा दिखा। तो दैट्स ऑल। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इम्पैक्ट और भी जगह हुआ, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे।